हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम लोग लेकर के आए हैं। यह न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षाओं के अंदर मुख्य रूप से पूछा जाता है, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो, उन सभी में भी ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। तो चलिए पहले अपन प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद में उसके सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको नीचे एक प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन दे रखा है। आपके दो टर्मिनल ए और बी हैं, इनके आगे ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 1 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर भी 1 ओम का प्रतिरोध है। इसके बाद में वापस यही जो श्रृंखला है, यही जो कड़ी है, यही जो पार्ट है, वो वापस रिपीट हो रहा है। और फिर इसी तरीके से ये जो पार्ट है वो वापस रिपीट होता जा रहा है। और ये पार्ट कहाँ तक चलेगा? अनंत तक चलेगा। ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस जो हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध हम कैसे कैलकुलेट करें? बड़ी प्रॉब्लम आती है कि साहब ऐसे अनंत प्रतिरोध हैं तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें। जबकि मेरा ये मानना है यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और केवल एक ही तरीके से ये प्रश्न सॉल्व किया जाता है। दूसरी चीज, यह प्रश्न जो है वो ना केवल प्रतिरोधों में प्लस कैपेसिटर्स के अंदर भी पूछा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधों में जो श्रेणी संयोजन है उससे मिलता जुलता जो रिजल्ट है वो संधारित्रों के समांतर संयोजन में आता है, और प्रतिरोधों में जो समांतर संयोजन है वो कैपेसिटर के अंदर श्रेणी संयोजन में आता है। तो ऑलमोस्ट दोनों प्रश्न जो है वो एक ही मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो प्रतिरोधों का ये जो प्रश्न है वो अपन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आप खुद लोग अपनी रफ कॉपी में कैपेसिटर के लिए यही क्वेश्चन आप दोबारा लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले अपन इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साहब ये जो प्रतिरोध है इसमें हम क्या करते हैं। माना R इज इक्वल्स टू 1 ओम है, यानी ये जो 1 ओम के प्रतिरोध हैं इन सभी को हम R से रिप्लेस कर देते हैं। साहब सारे के सारे प्रतिरोधों में R से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। लास्ट में जब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वापस R की जगह 1 ओम रिप्लेस करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए अब अपन क्या करते हैं कि माना इस पूरे संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डैश मान लेते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसको अपन R डैश मान लेते हैं। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब ये प्रतिरोध अनंत तक चलने वाले हैं। अब इसमें से अगर मैं एक कड़ी जो बार बार रिपीट हो रही है, अगर उस एक कड़ी को अगर मैं हटा लूं तो इसके तुल्य प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत अनंत लंबाई की ये चेन है, इस चेन में से अगर अपन एक कड़ी हटा लें तो इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैंने ये एक कड़ी जो है वो यहां से रिमूव कर दी है और बाकी के हिस्से को मैंने वापस वैसा का वैसा छोड़ दिया। अब ये जो पूरा हिस्सा है ये वापस वही तो चीज है जिसके लिए हमने तुल्य प्रतिरोध R डैश लिया था। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध हम कितना लिख सकते हैं? R डैश लिख देते हैं, और इस पूरे प्रतिरोध की जगह R डैश वैल्यू हम इस पहले वाली कड़ी के आगे ऐड कर देंगे। यहां पर किस तरह से देखिए कि एक भाग को हटाने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश ही रहेगा। पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है जो कड़ी बार बार रिपीट हो रही है। यहां पे प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वह कौन सा भाग है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो कड़ी का आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये पहचान कर लिया कि साहब ये वाला जो हिस्सा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस एक हिस्से को मैंने हटा करके बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था यहाँ वाला, उसका तुल्य प्रतिरोध मैंने कितना लिख दिया? R डैश लिख दिया, और R डैश प्रतिरोध का एक रेजिस्टेंस इसके आगे कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या हो जाएगा, ये पहला R ओम है, ये R ओम है, ये R ओम है, ये मैंने एक कड़ी हटा ली और पूरे बाकी के अनंत वाले हिस्से का तुल्य प्रतिरोध मैंने R डैश लिख करके ये डायग्राम दोबारा बना लिया। अब आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे इसे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये दोनों प्रतिरोध जो हैं R और R डैश, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है, ये कॉम्बिनेशन हमारा समांतर संयोजन का नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आप 1/R1 प्लस 1/R2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने डायरेक्ट इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो यहाँ पे लिख लिया है। क्या होता है? दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा दोनों प्रतिरोधों का योग, क्योंकि हमारे पास 1/R की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का LCM लेकर के फिर अपन सॉल्व करते हैं और वापस इसको इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं।
तो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा दोनों प्रतिरोधों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि सब हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, ये 3 प्रतिरोध हैं और ये तीनों के तीनों प्रतिरोध जो हैं वो एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, चलिए सोल्व कर लेते हैं आगे। तो साहब 2 प्रतिरोध तो हमारे आर आर के थे, दोनों को प्लस कर दिया तो 2R हो गया, और साथ में यहां पे जो हमने समांतर क्रम संयोजन को सोल्व करके लिखा था वो वाला प्रतिरोध भी अपन इसके बीच में प्लस कर देते हैं, क्योंकि श्रेणी संयोजन का तुल्य फॉर्मूला तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध हमने प्रारंभ में मान करके स्टार्ट किया था। कितना माना था, R डैश मान करके चले थे हम। तो इस पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम किसके इक्वल लिखने वाले हैं, R डैश के इक्वल लिखने वाले हैं। यहां तक का काम आपको फिजिक्स समझाती है, और अब इसके आगे का जो काम है वो आपका मैथमेटिक्स का हिस्सा है। चलिए क्या करने वाले हैं सर, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे, तो R प्लस R डैश एलसीएम आ जाएगा। ये जो R है वो इस 2R से मल्टीप्लाई होकर के 2R स्क्वायर बनेगा, ये जो R डैश है वो इस 2R से मल्टीप्लाई होकर के 2R R डैश हो जाएगा, प्लस इसमें RR डैश आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो बटा का हिस्सा है, जो आपके डिवाइड का हिस्सा है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो RR डैश प्लस R डैश का स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है हमारा, 2R का स्क्वायर चल रहा है, 2R R डैश चल रहा है, प्लस RR डैश चल रहा है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर इन दोनों को प्लस करके हमें 3R R डैश लिख देना चाहिए था, पर मेरा ये मानना है कि आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो ये RR डैश और ये RR डैश एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब हमारे ध्यान में यहां पर आने के बाद एक चीज रहनी चाहिए कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें R डैश की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमें R की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें R डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पूरी इक्वेशन आपके पास बची हुई है, इसको आप R डैश की द्विघात समीकरण के रूप में लिख लीजिए। यानी R डैश जो है उसको हमें x मानना है, तो उसके द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में जब अपन लिखेंगे तो ये सर R डैश का स्क्वायर रह गया हमारे पास, ये जो 2R R डैश है ये दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा, ये जो 2R स्क्वायर है ये दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास 0 रहना है। अब हम एक आदर्श द्विघात समीकरण जो है, आइडियल बाइनोमियल थ्योरम जो होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हम लिख लेते हैं, और फिर हम इस R डैश की द्विघात समीकरण और इस आदर्श समीकरण दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पे क्या आएगा, a की जगह यानी जो x स्क्वायर का गुणनफल है, यानी जो R डैश की द्विघात समीकरण है उसमें R स्क्वायर R डैश स्क्वायर का जो गुणनफल है जो कितना है यहाँ पर 1 है, तो a के बराबर में हम 1 लिख देंगे। x कौन है, R डैश, उसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो हम b की जगह लिखने वाले हैं। इसके मल्टीप्लिकेशन में कितनी वैल्यू है, -2R वैल्यू है, तो b की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, -2R लिखने वाले हैं। क्लियर। और लास्ट का जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास c की वैल्यू रह जाएगा, -2R स्क्वायर जो है वो हम c के इक्विवेलेंट लिख देंगे। अब इस तरह की जो आदर्श द्विघात समीकरण होती है, जिसके फैक्टर्स नहीं किए जाते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, जिनके गुणनखंड नहीं किए जाते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र की मदद लेनी पड़ती है। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, ये हमने द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र लिख लिया है। अब इस आदर्श समीकरण में हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आने वाला है, x के आंसर आने वाले हैं, लेकिन हमारी जो R डैश की द्विघात समीकरण है उसमें हमारे रिजल्ट किसके बराबर आएंगे, R डैश के बराबर आएंगे, क्योंकि हमें R डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यह समीकरण R डैश के द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, तो -b की वैल्यू माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का 2R प्लस का 2R हो जाएगा, प्लस माइनस लगाया, अंडर रूट लगाया, b का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस 4R स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -2R स्क्वायर
अपॉन 2a, यानी कुल मिलाकर के ए बी सी की जो वैल्यू है वो हमें इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस कर देनी है। अब आपको इसको आगे चल करके सोल्व करना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 2r हो गया प्लस माइनस हो गया 4r स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8r स्क्वायर, अपॉन में रह जाएगा 2। अब 8 और 4 कितने होते हैं, 12r स्क्वायर होते हैं। हमने 12r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्या करें सर, यहां से 2r और यहां से 2r हमें कॉमन लेना चाहिए, लेकिन यहां पे जब अपन 2r कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 2 अंडर रूट 3r रह जाएगा, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो तो आपकी बड़ी हो जाएगी, और जब आप यहाँ पे प्लस माइनस में से दोनों चिन्ह हैं, दोनों साइन लगाएंगे तो प्लस वाला साइन लगाएंगे तो आपकी वैल्यू प्लस में आएगी, बट आप माइनस का चिन्ह जब लगाएंगे तो 2r में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, और उससे हमारा तुल्य प्रतिरोध नेगेटिव आ जाएगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर कभी भी प्रतिरोध जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे नोट लिखा है, चूंकि तुल्य प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता है, अतः हमें नेगेटिव का जो चिन्ह है उसको यहीं पर ही ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अब हम प्लस का चिन्ह लेकर के चलेंगे, r डैश इज इक्वल्स टू 2r प्लस ये जो 12r स्क्वायर है उसको मैंने थोड़ा डिवाइड करने का प्रयास किया, 12 की जगह 4 गुना 3 और r स्क्वायर को r स्क्वायर लिख लिया। अब ये जो 4 है वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 निकल जाएगा, ये जो r स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो r निकल जाएगा, और अंडर रूट 3 जो है वो इसके साथ रह जाएगा। अब इन दोनों हिस्सों में से अपन कॉमन लेंगे 2r, तो इसमें से 2r कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में 1 रह गया, इसमें से 2r कॉमन आ गया तो अंडर रूट 3 जो है वो आपका ब्रैकेट में रह गया और बट्टा में 2 चल रहा है। ये जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास r डैश की वैल्यू कितनी होगी, r ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 3। अब बेटा शुरुआत में हमने r की जगह क्या वैल्यू मान के चले थे, हम r की जगह हम 1 लेके चले थे, तो r की जगह आपका कोई भी प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम कुछ भी हो सकता है। तो वो जब अपन यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का कोई मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट नहीं होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 रह जाएगा। और यदि हम 1 प्लस अंडर रूट 3 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 1 प्लस अंडर रूट 3 है, आपको इतना ही इसका आंसर छोड़ देना चाहिए। और यदि आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, जिसको आप 1 में प्लस करेंगे तो 2.732 ओम इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अब आप सभी इस प्रश्न को समझ चुके हैं, एक बार पुनः रफ कॉपी लेकर के अपने हाथ से अभ्यास कीजिए। अगर आप इस प्रश्न को करने में सक्षम हो जाते हैं तो मान करके चलिए डंडना डंडन आपका ये काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।